तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम शानदार हो गए। और थोड़ा लेट हो गया यार, मुझे पता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा टाइम कम ही बचा है यार, सुबह पेपर है हमारा। बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वन शॉट एक ये वीडियो में, ठीक है, पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करा दूँ। ठीक है, पूरी मेरी कोशिश रहेगी, तो फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ कवर्ड इसके अंदर। तो आप अगर एक रात पहले देख रहे हो, जो कि आप देख ही रहे हो, तो दैट इज़ रियली ग्रेट फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ नहीं होता, जिसके एक ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम भैया रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं कॉस्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट को और सर्विसेज की कॉस्ट को एसरटेन करते हैं, देखते हैं भैया जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होती है। तो रिकॉर्ड करते हैं उस कॉस्ट को, क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कॉस्ट को, और समराइज करके एनालाइज करते हैं फिर उसको। अच्छा, हमारी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है। ठीक है, तो कॉस्ट में बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि जो भी आपका माल बनाने में खर्चा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कोई भी शू फैक्ट्री है और शू फैक्ट्री के अंदर मैं शू बना रहा हूँ, तो मेरा एक जो जूता है वो वो फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से, ठीक है, और शॉप पे जा रहा है। ठीक है, शोरूम पे। तो शोरूम तक जाने में जो मेरी कॉस्ट आएगी, ठीक है, शोरूम तक जाने में जो मेरी कॉस्ट आएगी, दैट इज़ योर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ माई कॉस्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूँ, तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ होता है ट्रू और फेयर वैल्यू दिखाना, फेयर व्यू दिखाना, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है भैया कॉस्ट को असरटेन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना। फिर यूज़र भैया एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। ठीक है, इसके बेसिकली यूज़र मीन्स कि कौन उनको देखता है, जांचता परखता है ना, किसके काम की चीज़ है ये। तो हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली इन्वेस्टर, बैंकर्स, रेगुलेटर्स, इनके काम की चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के काम की चीज़ होती है। फिर पीरियड की बात करूँ भैया, हिस्टोरिकल पास डेटा पे होता है भैया, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। मतलब भैया देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है हमारी, वो पास डेटा पे, मतलब जब आप 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को जब आप बना रहे हो, ठीक है, 31 मार्च को जब आप बना रहे हो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, P&L हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, ये सब चीज़ें जब आप बना रहे हो, तो वो आपके पास डेटा पे है कि मार्च में आपकी कितनी सेल हुई थी, फिर पिछले साल नवंबर में आपकी कितनी सेल हुई थी, ये सब हिस्टोरिकल डेटा पे होता है। बट ये हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। प्रोजेक्टेड कैसे भैया कि कोई भी आप नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट भी आप इसके अंदर देख लेते हो। फिर स्कोप क्या है भैया, सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है इसके अंदर, सिर्फ कॉस्ट ट्रांजैक्शन आती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये कंपलसरी होता है बनाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलेंट्री होता है भैया, ज़रूरी नहीं है आपको बनानी है। मर्जी है आपकी, अगर आपकी इंडस्ट्री में ऐसा नीड है आपकी, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप बना सकते हो। फिर इसमें भैया सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात होती है ना, प्रॉफिट वगैरह देखते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। बट इसके अंदर भैया फिजिकल यूनिट से भी बात होती है कि 1,000 यूनिट्स हमारे कितने में बन रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बात होती है। फिर भैया बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की कुछ। तो प्राइम कॉस्ट होती है सबसे पहले, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आते हैं। फिर उसी के अंदर जब आप ऐड कर देते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स को, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमारा आ जाता है ये। फिर इसी में ऐड कर देते हो जब आप ऑफिस ओवरहेड्स को, तो आपके आ जाता है भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप ऐड कर देते हो भैया वो फिनिश्ड गुड्स है ना, नेट नेट फिनिश्ड गुड्स जिसे हम बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं उसको, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो हमारा ये आ जाता है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स में जब हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। फिर उसके अंदर जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये सब हमारा यहाँ तक रहता है। ठीक है, फिर भैया संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट क्या होती है भैया, जो पहले इनकर हो चुकी है, फ्यूचर डिसीजन के लिए इरेलीवेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भैया कोई भी बेनिफिट जो आने वाला था, ठीक है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब भैया आपको कोई भी काम करना था, उसके 2-3 ऑल्टरनेटिव थे। जैसे आपकी एक जॉब लग रही थी, वहाँ पे आपको मिल रहे थे 10,000 रुपये। ठीक है, एक जगह मिल रहे थे आपको 5,000 रुपये। ठीक है, और एक जगह मिल रहे थे आपको 2,000 रुपये। तो आपने जो ये 5,000 वाली नहीं ली और 2,000 वाली नहीं ली, आपने 10,000 वाली ले ली, तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बन जाती है कि भैया बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो 5,000 जो थी, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करूँ भैया, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, कि एक और यूनिट अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे कॉस्ट पे क्या फर्क आएगा, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि 10,000 और 5,000 में मेरा आ गया 5,000। कॉस्ट शीट बनती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट शीट का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम।
कॉस्ट शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट शीट के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा उसमें ऐड करते जाओगे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें ऐड करोगे आप प्राइम कॉस्ट में अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेंट, पावर, डिप्रिसिएशन, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। वर्क कॉस्ट आ जाएगा आपका उसके अंदर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। डब्ल्यू आई पी भैया क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस को जब आप ऐड कर दोगे तो दैट विल बी योर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी नेट। फिर उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भैया उसमें वर्क कॉस्ट को ऐड कर दोगे, फिर एडमिन ओवरहेड को करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, फिर उसके अंदर ये सब ऐड कर दोगे दोनों चीज़ें तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बस यही है बेसिक, ये बेसिक चीज़ है। तो ये आपको पूरी शीट याद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको दे सकते हैं एंड यू हैव टू मेक इट। तो ये पूरी शीट देख लेना। अच्छा, कोई भी घबराना मत कि भैया ये शीट वगैरह कहाँ मिलेगी, क्योंकि सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी यहाँ दे रखी है, मैं चाहूँगा मैं सॉल्व करवाने को करवा सकता हूँ यहाँ पे, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद सॉल्व करो इसको, ठीक है, और कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, सो दैट यू आई कैन आंसर दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे करवा दूंगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करोगे खुद, ठीक है। आपके पास आंसर भी है और आपके पास क्वेश्चन भी है, तो आप कोशिश करो कि दोनों, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर उसके बाद आंसर देखो। जो भी डिस्प्रेंसी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे आ जाते हैं, यूनिट 2 की बात करेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आती है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, रूट 2AO अपॉन में सी, ठीक है, दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है, जिसे यहाँ समझ नहीं आ रहा। सो ए इज एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट ओ से, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो जब आप इसको ऐड करते हो सॉल्व, तो आपका EOQ आ जाता है। री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, या फिर मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, आपको एक क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये रहा, री ऑर्डर लेवल में ही आज जब आप EOQ को ऐड कर दोगे माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम को कर दोगे, दैट इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर यही चीज़ है जब आप एवरेज कर दोगे माइनस री ऑर्डर वैल्यू में से, तो मिनिमम आ जाएगा। एवरेज में भैया मैक्सिमम, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि भैया मैक्सिमम प्लस मिनिमम कर दोगे अपॉन में 2, तो दैट इज़ योर एवरेज स्टॉक, ठीक है, दैट इज़ योर एवरेज स्टॉक। या फिर भैया मिनिमम स्टॉक प्लस 1/2 EOQ। फिर डेंजर लेवल होता है, ठीक है, डेंजर लेवल एवरेज यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। फिर ABC वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, A इज इक्वल टू हाई वैल्यू, B इज इक्वल टू मीडियम, C इज इक्वल टू ये। फिर WED एनालिसिस होता है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है, ये आपका स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ होता है। और एक जस्ट इन टाइम होता है, GIT, ठीक है। देखो ये वन शॉट है, इसमें मैं छोटे छोटे में बता रहा हूँ, बट आपको ये सब थोड़ा सा सर्च करना ChatGPT, क्लॉड वगैरह में, तो आपको पूरा पूरा समझा देगा वो जिट वगैरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं, ठीक है। ये वन शॉट है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता पा रहा। बात करेंगे मटेरियल प्राइसिंग मेथड की, तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज, ये आपने सेम 1 में पढ़ा था अगर याद हो तो, ठीक है, सेम 1 में पढ़ा था। मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, अकेडमी पर भी हैं, तो सिंगा अकेडमी में आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीफो फीफो की, ठीक है, लीफो फीफो की और वेटेड एवरेज की पहले से वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, वीडियोस पड़ी हुई है सिंगा अकेडमी पे, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली होता कुछ नहीं है, फीफो के अंदर आप पहले जो माल बनाया है उसको बेचते हो, फिर लीफो में आपने जो पहले खरीदा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले बेचते हो। वेटेड एवरेज में आप एवरेज कॉस्ट जो होती है पूरे स्टॉक की उसे देखते हो। सिंपल एवरेज में वो देखो, ये आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको तीनों से, फीफो से और वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करना है। मैं चाहूँगा कि आप पहले इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है भैया लॉस का, तो नॉर्मल वेस्टेज जो होती है हमारी वो एक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल लॉस होते हैं, तो एब्जॉर्ब हो जाता है गुड्स यूनिट में। एबनॉर्मल भैया जो भी हो रहा है वो P&L में हो जाता है, ठीक है। स्क्रैप भैया ये हमारा रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। स्पॉइलेज हो रही है जो भी, वो एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट। डिफेक्ट जो भी होता है वो रिवर्क कॉस्ट चार्ज टू जॉब, ठीक है। बात करेंगे एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट की, ठीक है, तो टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम कीपिंग भैया रिकॉर्ड रखता है टाइम का कि कितनी देर वो कोई भी वर्कर हमारा फैक्ट्री में काम कर रहा है, मेथड क्या है उसके काम करने के, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर, टोकन सिस्टम, मैकेनिकल टाइम क्लॉड, री ऑर्डर, ठीक है, बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब इसके अंदर आते हैं। टाइम बुकिंग में क्या होता है भैया कि कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है एक जॉब के ऊपर,
ठीक है, इसके अंदर क्या तरीका है भैया, जॉब कार्ड, रूट कार्ड, लेबर कॉस्ट कार्ड, ये सब डेली टाइम शीट्स वगैरह बनाना। इसका पर्पस क्या होता है भैया, अलोकेट लेबर कॉस्ट टू स्पेसिफिक कॉस्ट या सेंटर्स। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया कॉन्सेप्ट की आइडल टाइम और ओवर टाइम की। तो आइडल टाइम भैया जिस टाइम पे आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे थे, तो ये भैया लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट में लग जाती है। फिर जो एबनॉर्मल टाइम है, पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ये सब आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाता है। फिर ओवर टाइम अगर कोई कर रहा है तो भैया वो लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और कोई एबनॉर्मल ओवर टाइम कर रहा है कस्टमर के अर्जेंसी की वजह से या इनएफिशिएंसी की वजह से, तो ये कस्टमर या पीएनएल में से चार्ज कर लेते हो आप। फिर मेथड ऑफ वेज पेमेंट क्या होता है भैया कि आर जितने काम किया है पर आर, रेट पर वर्क पर आर। ठीक है, कि जितने घंटे काम किया और उसका रेट क्या चल रहा है पर घंटे का, दैट इज़ योर सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस। अब आगे बात करेंगे पीस रेट सिस्टम। ये टाइलर जी ने दिया था। टाइलर जी सिंपली कहते थे कि भाई जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा दो। ठीक है, जितना जिन्होंने काम किया उतना उसको पैसा दो। तो भैया जितने भी हमारे रेट, जितना हायर रेट है, ठीक है, ऑल यूनिट्स, एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड, हायर रेट इनटू ऑल यूनिट्स। ठीक है, एफिशिएंसी इज लेस देन द स्टैंडर्ड, दैट इज लोअर रेट्स इनटू ऑल यूनिट्स। लोअर रेट इनटू ऑल यूनिट्स हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई वैसे सोचने की बात नहीं है, बस ये आप थ्योरी कर लेना। ठीक है, थ्योरी कर लेना, ये इसमें पूछेगा नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल आएगा पीस वेज रेट सिस्टम पे। ठीक है, फिर ये कुछ हैं हमारे। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लेना। यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, तो इसको मत देखो आप। ठीक है, आप खुद से सर्च कर सकते हो। यार ये वन शॉट है, मैं चाहता था तो इसको बहुत लंबा बना सकता था, एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक इट लाइक अ लॉन्ग वीडियो, बट टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं, तो मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये हेंसली वगैरह के प्रीमियम रोवन प्लान ये सब यहाँ पे सॉल्व है। फिर भैया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ओवरहेड्स में आ जाते हैं। तो फंक्शन आपके जो भी होते हैं ओवरहेड्स के क्लासिफिकेशन, तो फंक्शनल में आपके आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर बिहेवियर में आते हैं आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स जैसे रेंट, सैलरी। वेरिएबल में आते हैं पावर, पैकिंग। और सेमी वेरिएबल में आते हैं आपके जैसे बिजली का खर्चा वगैरह हो गया, ये सब। ठीक है, कि कुछ एक फिक्स आपका रहता है और बाकी आपको देना पड़ता है ना। फिर एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भैया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और भैया कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल ओवरहेड्स होते हैं और एक नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, अलोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। तो अलोकेशन जो होता है भैया ओ एच का डायरेक्टली एट्रीब्यूट होता है कॉस्ट सेंटर पे। अपॉर्चनमेंट भैया डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रीअपॉर्चनमेंट भैया सर्विस डिपार्टमेंट में चला जाता है। और एब्सॉर्प्शन में भैया प्रोडक्ट और जॉब में चार्ज कर देते हैं। कहने का क्या बात है भैया, लोकेशन मतलब कहाँ जाता है ये पैसा ओवरहेड्स का, तो ये सीधा कॉस्ट सेंटर में जाता है, मतलब सिंपली कॉस्ट में से चार्ज कर देते हो आप। ठीक है, अपॉर्चनमेंट मतलब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे उसमें, तो आपको मशीन में जैसे पावर है वो मशीन आर्स के हिसाब से हो जाता है, इंश्योरेंस है वो एसेट की वैल्यू के हिसाब से हो जाता है। रीअपॉर्चनमेंट भैया स्टेप लेडर, रेसिप्रोकल, ये डायरेक्ट, ये इतनी कोई खास चीज़ नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा भैया, इसका कहाँ पे जाएगा, तो परसेंटेज ऑन वेजेस से चला जाएगा, यूनिट रेट पे चला जाएगा, लेबर आर रेट पे चला जाएगा। ठीक है, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट भैया दे रखे मशीन आर रेट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में टोटल, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में टोटल मशीन आर्स। ठीक है, फिर टोटल फैक्ट्री लेबर आर रेट भी सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो भैया फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, अपॉन में डायरेक्ट वेजेस इंटू में 100। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो भैया एक्चुअल एब्जॉर्ब, अगर एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स कि टू लिटल ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन अकर्स व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन द एस्टिमेटेड। तो इसका भैया चार्ज जो भी डेफिसिट है, ठीक है, वो आपका पीएनएल से निकाल लिया जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन ये हुआ मतलब कि भैया जब एक्चुअल आउटपुट जो था आपका घंटे का वो एस्टिमेटेड से कम था। ठीक है, तो आप जो भी डेफिसिट हुआ है वो कॉस्ट अकाउंट, कॉस्टिंग पीएनएल से निकाल लोगे। ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो भैया जब एक्चुअल ओवरहेड्स आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा कम हो, ठीक है, कम हो, उस केस में भैया ज़्यादा ही आपने ओवरहेड चार्ज कर दिया। इस केस में भैया एक्चुअल आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड से, और इसका ट्रीटमेंट है कि भैया क्रेडिट सरप्लस आप कर देते हो, इधर कॉस्ट पीएनएल में क्रेडिट कर देते हो सरप्लस को। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब निकालने के लिए भैया प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल वेरिएंस, या सिंपली मैं बोलूँ ओ एब्जॉर्ब्ड ओएच माइनस एक्चुअल ओएच कर देते हो। ठीक है, कैपेसिटी लेवल भैया बात करें तो थ्योरेटिकली ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब बेसिकली कैपेसिटी लेवल इज कि कोई भी मशीन कितने कितने कैपेसिटी पे काम कर पा रही है। ठीक है, मशीन है
वो कितने लेवल पे काम कर पा रही है, थियोरेटिकल या इंस्टॉल्ड, मतलब कि मशीन पे कितना लिख रहा है। तो मशीन कह रहा है भैया कि मैं 1000 यूनिट्स पर डे बना सकता हूँ, ठीक है, दैट इज 100% एफिशिएंसी। फिर भैया प्रैक्टिकल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं होती भैया, हॉलीडे होती है कभी और मेंटेनेंस होती है, तो 80-90% हो जाती है थियोरेटिकल, मतलब असल में 800-900 ही बना रही होती है वो यूनिट्स मशीन, ठीक है। और फिर भैया नॉर्मल कैपेसिटी भैया लॉन्ग रन में एवरेजली कितना दे रही है, तो एवरेजली हो सकता है वो 700 या 600 ही दे रही हो यूनिट्स, ठीक है। और लास्ट में एक्चुअल कैपेसिटी ये है कि भैया जितना अचीव हुआ, तो मान लो हो सकता है एक महीने में हमने 600 या 650 के अराउंड ही बनाया हो, सब जोड़ जाड़ के काट पीट के। स्पेशल आइटम भैया कॉस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस कहाँ जाएंगे भैया, जनरली एक्सक्लूड कर देते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होता, फाइनेंशियल में जाता है, ठीक है, इंक्लूडेड इन सर्टेन इंडस्ट्री लाइक शिप बिल्डिंग। पैकिंग के एक्सपेंसेस भैया, प्राइमरी पैकिंग है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगी, सेकेंडरी पैकेजिंग है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगी। मतलब भैया टूथपेस्ट का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया होता है। टूथपेस्ट का एग्जाम्पल कहता है भैया प्राइमरी, मतलब जो ट्यूब होती है टूथपेस्ट की, दैट इज योर प्राइमरी पैकेजिंग, तो वो प्रोडक्शन में जाती है। अब उसके ऊपर जो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है जिसके अंदर वो आता है, दैट इज योर सेकेंडरी पैकेजिंग, तो वो जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। बेड डेट्स भैया हटा देते हो आप कॉस्ट अकाउंटिंग से एबनॉर्मल लॉस कहकर और पीएनएल में चार्ज कर देते हो। R&D की कॉस्ट है भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो डेफर्ड और एमोटाइज हो जाती है प्रोडक्ट बेनिफिट पे, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का तो डायरेक्ट चार्ज लगा देते हो। गुडविल हो गया, ठीक है, गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ये पूरी तरीके से आप हटा देते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाते। अब देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एक छोटी सी, ये मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है भैया एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे 1,20,000, आपने सोचा कि एस्टिमेट आपने लगा दिया 1,20,000 का हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। अब जो मशीन आवर्स थे उसके अंदर एस्टिमेटेड वो 24,000 घंटे के थे, बट असल में भैया 1,26,000 हुआ और एक्चुअल मशीन जो चली वो 25,000 घंटे चली। अब कैलकुलेट कर रहा है भैया, पहले तो कह रहा है प्री डिटरमाइंड एमएचआर निकाल दो, ओएच एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ या ओवर एब्जॉर्प्शन। तो देखो प्री डिटरमाइंड एमएचआर, प्री डिटरमाइंड भैया मतलब प्री डिटरमाइंड मतलब जो एस्टिमेटेड था, जो हमने पहले से देख लिया, तो पहले से मैंने कितना देख लिया था कि मेरा जो एस्टिमेटेड है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, एफओ लिख रहा हूँ, वो मेरा कितना था 1,20,000, ठीक है, और मेरा जो मशीन आवर्स थे वो थे मेरे 24,000 घंटे। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, ये देखो एमएचआर का, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में टोटल मशीन आवर। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे 1,20,000 और ये 24,000, तो 1,20,000 अपॉन में 24,000 में करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 30 से 30 काट दूंगा, ठीक है, 120 इज 10, ठीक है, और इट इज 2, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एम एच आर, ठीक है, इज इक्वल टू एम एच आर, ठीक है। 5 आ गया मेरा आंसर, 5 ठीक है, तो ये हो गया 5 रुपए, सॉरी जस्ट लेट मी, 5 रुपए पर मशीन आर हो गया, ठीक है। अब ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब हुए, तो भैया 25,000 घंटे इंटू 5 करोगे तो 1,25,000 रुपए, ठीक है। अच्छा ये जहाँ भी ब्लैक है ना इसको रुपए का साइन मान लेना, ठीक है, कई बार वो आता नहीं है सिंबल, ठीक है। तो 1,25,000 हमारा बैठ गया। फिर भैया एक्चुअल ओ एच इनकर्ड कितना हुआ वो हमें दे रखा है, ठीक है, कितना हुआ भैया 1,26,000, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करूंगा तो मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। तो भैया 1,25,000 मेरा एब्जॉर्ब्ड है और 1,26,000 मेरा एक्चुअल था, ठीक है। 1,00,000, देखो इधर देखो देखो देखो, 1,26,000 मेरा एक्चुअल है, ठीक है, और 1,25,000 मेरा क्या आया, एब्जॉर्ब्ड आया ना, तो माइनस करूंगा तो 1,000 का डेफिसिट बैठेगा नहीं बैठेगा, है ना, बैठेगा ना, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। जब माइनस में आ जाए ना वैल्यू तो समझ लेना अंडर एब्जॉर्प्शन है। अगर प्लस में आ गई ये वैल्यू हमेशा फॉर्मूला एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअली लगाना, उल्टा मत करना, क्योंकि बी के बाद सी आता है, ऐसे मान लेना कि बी के बाद सी आएगा तो एब्जॉर्ब के बाद एक्चुअल आएगा, ठीक है। ये समझ लेना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्ब के बाद एक्चुअल आएगा तो एब्जॉर्ब में से एक्चुअल माइनस होगा, ठीक है। गलती मत करना एक्चुअल में से एब्जॉर्ब माइनस करने की, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये नेगेटिव आ गया दैट मीन्स अंडर एब्जॉर्प्शन है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। फिर ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, ये इसको एक क्रेडिट कर दोगे आप, चार्ज कर दोगे, सॉरी डेबिट साइड डाल दोगे, क्या कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट वही लिखा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में बात करूंगा भैया, जॉब कॉस्टिंग होती है सबसे पहले, तो जॉब कॉस्टिंग आपकी तब यूज होती है जब आपको स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर को करना है और हर जॉब अलग अलग है, ठीक है, तो हर एक को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे प्रिंटिंग में हो गया, फर्नीचर बनाना है, रिपेयर की काम है आपका, इन सब में ये जॉब शीट होती है, कॉस्ट शीट होती है जॉब में, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में। तो सबसे पहले आपके आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, उसमें आप ऐड करते हो भैया डायरेक्ट लेबर को, फिर ऐड करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो आपकी आती है प्राइमरी कॉस्ट। उसमें फिर आप ऐड करते हो वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है सारी जो ऊपर हमने किया, वही सेम चीज़ है।
पूरा इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो। बाकी घबराने की बात नहीं, सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हो लॉन्ग टर्म, कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके अंदर भैया वर्क सर्टिफाइड होता है। तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि भैया वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव बाय द आर्किटेक्ट। फिर वर्क अनसर्टिफाइड भैया वर्क हो तो गया है पर अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है, तो शो नेट कॉस्ट। नोशनल प्रॉफिट भैया वर्क सर्टिफाइड मतलब माइनस वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क। प्रॉफिट टू बी टेकन भैया लेस देन 25% है अगर, तो नील हो जाता है। अगर 25 से 50 के बीच में तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको बस एक बार आप पढ़ लेना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसको एक बार कर लेना। ठीक है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, मटेरियल में इतना, लेबर में इतना, प्लांट में इतना, ओवरहेड्स में इतना, वर्क सर्टिफाइड 5 लाख, कैश रिसीव्ड इतना, वर्क अनसर्टिफाइड 20 हज़ार। कह रहा है कैसे काम होगा, तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपका ये आ जाएगा, सारे कॉस्ट को ऐड कर दोगे और इनटू मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। मतलब ये बेसिकली आप खुद सॉल्व करना एक बार, ऊपर कुछ नहीं है, ये जो दे रखा है ना इसी को लगाना है बस, तो ये सारा आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो इधर क्या रखा है, क्या क्या रखा है भाई, प्रॉफिट हमें नहीं बताया। ठीक है, कितना लेना है, प्रॉफिट नहीं बताया, तो आप यहाँ पे 50% मान लेना। ठीक है, टू टेक एट 50%, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो भैया ये प्रोडक्शन पासिस थ्रू डिफरेंट सिक्वेंशियल प्रोसेस, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। भैया केमिकल, पेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग में होता है कि भैया जैसे आटा मैंने अगर प्रोसेस किया तो वो आपकी ब्रेड बनाने में काम आता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस तो भैया परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है। फिर नॉर्मल लॉस की वैल्यू भैया नॉर्मल लॉस यूनिट इनटू स्क्रैप वैल्यू। एबनॉर्मल गेन एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन इक्वल टू नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, आप रीड कर सकते हो टोटल प्रोसेस कॉस्ट अपॉन में, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ ये है, कॉस्ट पर इफेक्टिव यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, डिवाइड होता है स्लैश, कभी इसको और सा फॉर्मूला मत मान लेना कि इसके अलावा कोई कोई फॉर्मूला है और है, इसका इसका मतलब डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड है इसका मतलब, डिवाइड। ठीक है, तो इनपुट माइनस नॉर्मल यूनिट कॉस्ट। ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितनी मैंने दे रखी है खुद से सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ खुद से करो। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर्स करा देते हैं स्क्रीन पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें आपको लगता है मेरी तैयारी हो गई, नहीं हुई होती। तो इसको पहले खुद सॉल्व करो, डाउट है वो मेरे से कमेंट में पूछो। ठीक है, आप ये गलती मत करो, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मेरे को पूछ सकते हो डाउट डायरेक्ट। ठीक है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सर्विस कॉस्टिंग भैया सिर्फ ट्रांसपोर्ट में काम आती है, इसमें भैया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का ध्यान रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ये भी दे रखी है, ये भी पढ़ लेना, ये सब खुद सॉल्व करो। ठीक है, टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहा करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, खुद करो सॉल्व, ताकि खुद के हाथ से निकलेगा, याद रहेगा एग्जाम में। हम क्या करते हैं, टीचर को सॉल्व करते हुए देखते हैं क्वेश्चन को, हमें लगता है हमें आ गया, ऐसा नहीं होता। फिर जाके वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं कि यार इसमें क्या करा था टीचर ने। ठीक है, टीचर नहीं करेगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व आपका, है ना, वहाँ जाके आप खुद करोगे, तो खुद करो हाथ से। सिस्टम्स की बात करूँ भैया, सेपरेट बुक रखनी पड़ती है। ठीक है, इसमें नहीं रखनी पड़ती, सिंगल सेट ऑफ बुक्स रखते हो। कंट्रोल अकाउंट भैया कॉस्ट लेजर अकाउंट रखते हो आप कॉस्ट बुक्स में, इसमें कोई नीड नहीं है। इसमें रिकन्सिलेशन की नीड होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपलर है। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है ये, इसलिए MSMEs और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है, इसमें सेम दिखा देते हैं। नॉन इंटीग्रल सिस्टम की लेजर भैया स्टोर लेजर, WIP लेजर, फिनिश गुड्स लेजर, कॉस्ट कंट्रोल लेजर। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल वही, ओवरहेड कंट्रोल, ये सब इसमें ये आप रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो। रिकन्सिलेशन ज़्यादा ऐसे कुछ भी आता नहीं है, बस ये समझ लेना फाइनेंशियल प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट। ठीक है, आइटम्स भी अब प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, ऐड टू कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये लिख रहा है ऐड टू कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, फिर ये लिख रहा है भैया प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये लिख रहा है डिडक्ट। ठीक है, तो ये लिख रहा है डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट प्रॉफिट, फिर ये भी डिडक्ट है। ठीक है, ये भी डिडक्ट है और ये भी डिडक्ट है। ठीक है, डिडक्ट किया नोशनल चार्जेस अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो भी, और एब्जॉर्प्शन भी होगा। फिर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओ ऐड है तो ये ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हायर है अगर फाइनेंशियल में तो डिडक्ट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हायर है तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा।
ये देखो कंसलेशन की दे रखा है, सॉल्व योर सेल्फ, खुद करो, डाउट आए मेरे से पूछो। ठीक है, खुद करो, डाउट आए मेरे से पूछो। ऊपर सारे फॉर्मूलाज आपको सब कुछ गिवन है, किस चीज़ का क्या करना है, सारे फॉर्मूला सब सब कुछ एक ही जगह पे, यहाँ पे देखो ये सब दे रखा है आपको। ये मिलेगा आपको सिंघा एकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। दोबारा चिल्ला रहा हूँ, बच्चे कहते हैं भैया ये पीडीएफ नहीं मिलती हमें। सिंघा एकेडमी वर्क व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है गाइज ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक कर दिया करो। और अगर वीडियोस ऐसी अच्छी लगती हैं आपको और आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो और भी हम कवर करूँगा, अभी मैं इंटरनेशनल बिजनेस भी कवर करूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे और वीडियोस को अच्छे तरीके से बनाने में और मेहनत करने में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल का एग्जाम बहुत ही बढ़िया करके आओ आप लोग, और मुझे बताना कमेंट्स में आके इस वीडियो के नीचे कि आपका एग्जाम कैसा गया। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।